हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एपीएसएफसी के नाम से जरूर जानते होंगे। एपीएसएफसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी की रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट इंडिया में आने वाली मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसको हम सभी लोग एपीएफसी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है 12 मार्च 2025 से हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के चालू हो जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप सभी कैंडिडेट अपने रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट को बिफोर 11 अप्रैल 2025 से पहले कर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये इन्होंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। याद रखिएगा 11 अप्रैल 2025 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर की जो डेजिग्नेशन निकाली गई है उसमें लीगल डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी रिलीज करी गई है एपीएफसी के द्वारा। इन्होंने टोटल 7 वैकेंसी हमारे 30 वैकेंसी में से निकाली है, यानी कि इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में टोटल 30 वैकेंसी रिलीज करी गई है, जिनमें से 7 वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए रिलीज करी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे जो रेम्यूनरेशन एपीएसएफसी आपको प्रोवाइड कराएगा वो आपको 35,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। यानी कि अगर आपकी सर्विसेज एपीएसएफसी को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड एपीएसएफसी के साथ बनेगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे वो आपका 1 साल का बनेगा और वो अगले 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है एपीएसएफसी के सीनियर्स के द्वारा। तो क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे एपीएसएफसी के द्वारा। आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली 35,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे एपीएसएफसी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर ऑन 31 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं हमारे लॉ डिपार्टमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी लॉ की
डिग्री में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी कि जिसने मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, यानी कि जिसके पास एलएलएम की डिग्री है, वो उसके लिए एडवांटेज होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट प्रोफिशिएंट होना चाहिए एमएस ऑफिस में, तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट को एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो कैंडिडेट इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। याद रखिएगा, अगर आपको एज पर ऑन 31 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 2 साल एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे हो चुके हैं तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए तेलुगु लैंग्वेज की, जो कि इन्होंने एसेंशियल क्राइटेरिया रखा है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 31 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स से अबव होनी चाहिए और 30 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। याद रखिएगा, 21 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे होनी चाहिए एज पर ऑन 31 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने एज रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराया है, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है और हमारे पीडब्ल्यू कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है। अगर आप इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज और तेलुगु लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज दोनों में ही अच्छी खासी कमांड है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 354 रुपीस की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी और हमारे जनरल और बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 590 रुपीस की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ये एप्लीकेशन फी आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट का इंग्लिश लैंग्वेज में ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और उस ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स आपके 200 मार्क्स के होंगे और इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपसे प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके टोटल 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लॉ की फील्ड से होंगे और 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से होंगे। टोटल आपको इस एग्जाम का ड्यूरेशन 120 मिनट्स का दिया जाएगा। अगर आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एपीएसएफसी हायर कर लेगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में। तो ये इन्होंने आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आप अपने एग्जाम सेंटर विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजामुंद्री, कुर्नूल, तिरुपति और हैदराबाद में से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे इसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली एपीएसएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपनी क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि
ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में एपीएसएफसी ने प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि हर दिन आप कैंडिडेट को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी आप कैंडिडेट्स को इन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर आप कैंडिडेट अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल के अंदर में ही आप अगर इसको एग्जिट यानी कि क्विट करना चाहेंगे अपनी जॉब, तो आप कैंडिडेट को 1 लाख रुपीज इनको पे करना होगा। इसमें आपका बॉन्ड रखा गया है 1 साल का, जिसमें अगर आप 1 साल से पहले अपनी जॉब को क्विट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज एपीएसएफसी को पे करना होगा। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। बाकी यही इंफॉर्मेशन थी जो मुझसे मिस आउट हुई थी। थैंक यू सो मच।